हेलो स्टूडेंट्स, रेमेडियल एक्सेल चैनल में आप लोगों का स्वागत है आर्य कोचिंग सेंटर में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग यह देख रहे हैं कि यह अधिशोषण की घटना होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये चीज हम लोगों को समझनी है। ठीक है, तो अधिशोषण हो क्यों रहा है, तो इसके बारे में हमें सीखना है। देखिए, अधिशोषण किसकी पृष्ठ पर होता है? अधिशोषक के पृष्ठ पर। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये क्या है? हमारा अधिशोषक। क्या है ये? हमारा अधिशोषक। ठीक, अब अधिशोषक में क्या होता है? एक्चुअली अधिशोषक में जो परमाणु यहाँ बीच में है, स्थूल भाग, इसको कहते हैं स्थूल भाग। ठीक है, स्थूल भाग में जो परमाणु है, अंदर जो परमाणु है, वो अपने जैसे अन्य परमाणुओं से चारों तरफ से घिरा होता है। इस तरीके से अपने जैसे अन्य परमाणुओं से चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है। तो चारों तरफ से इस पर क्या लग रहे होते हैं? बल लग रहे होते हैं। इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। और यह बल आपस में संतुलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संतुलित बल। तो जो परमाणु या फिर अणु मध्य में स्थित है अधिशोषक में, उस पर कैसे बल लग रहे हैं? संतुलित बल। जब संतुलित बल लग रहे हैं तो यह जो अणु या परमाणु है, यह अणु या परमाणु जिसे हमने ए नाम दिया है, यह किसी अन्य परमाणु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जब आकर्षित नहीं करेगा तो इसका मतलब अधिशोषण नहीं होगा। जब अधिशोषण नहीं होगा तो स्थूल वाले कण कभी भी अधिशोषण में भाग नहीं लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जो परमाणु पृष्ठ पर है। ये परमाणु हमारा कहां पर? पृष्ठ पर, जिसे हमने क्या बी नाम दिया है। यह चारों तरफ से अपने जैसे अन्य परमाणुओं से नहीं घिरा होता। चारों तरफ से नहीं घिरा होता, केवल इधर से इस पर क्या लग रहे होंगे? बल लग रहे होंगे। देखो ये परमाणु है तो चारों तरफ से नहीं है, इधर वाला हिस्सा है, इसके लिए क्या पड़ा होगा? ओपन है। तो यहां से इस पर क्या लग रहे हैं? बल लग रहे हैं। देखो, तो इसके बल लग रहे हैं। तो जब ये चारों तरफ से बल नहीं लग रहे तो इधर की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो रहा होगा। जब इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पर जो बल लग रहे हैं रिजल्टेंट, वो कैसे बल लग रहे हैं? असंतुलित बल। कौन से बल लग रहे हैं बेटा? असंतुलित बल। कौन से बल लग रहे हैं? असंतुलित बल। तो जिस परमाणु पर असंतुलित बल लग रहा है, वह अपने पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणु या फिर परमाणु को आकर्षित करता है। और जब वह आकर्षित करता है तो यह परमाणु या अणु इसके पृष्ठ पर आकर जुड़ जाता है। और यही घटना हम लोग कहते हैं कि अधिशोषण कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि अधिशोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि पृष्ठ पर जो अणु या परमाणु उपस्थित है, उस पर कैसा बल लग रहा था? असंतुलित बल। असंतुलित बल लगने के कारण वह किसी अन्य पदार्थ के अणु या परमाणु को अपनी ओर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है, जिससे वह परमाणु या अणु उसके पृष्ठ पर आकर जुड़ जाता है। तो देखो, यही हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। यह इस क्रियाविधि पर आधारित होता है कि अधिशोषक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अधिशोषक। क्योंकि अधिशोषक के पृष्ठ पर ही कौन सी घटना होगी? अधिशोषण की। कि अधिशोषक में बाहरी सतह के कण, बाहरी सतह के कण का मतलब बी है ना, इस बाहरी सतह के कण के नीचे हमने क्या लिख दिया? बी। तथा आंतरिक सतह के कण, आंतरिक सतह का कण का मतलब ए, आंतरिक सतह का कण ए, ठीक, अलग अलग अवस्था में होते हैं। अलग अलग अवस्था का मतलब क्या है? इस पर कौन से बल लग रहे हैं? संतुलित बल। और इस पर कौन से बल लग रहा है? असंतुलित। तो दोनों की अवस्था क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है, अलग अलग अवस्था में होते हैं। अधिशोषक के अंदर कणों के मध्य, अधिशोषक के अंदर कणों के मध्य, तो ये अधिशोषक के अंदर वाले कण, कणों के मध्य सभी बल पूर्ण रूप से क्या होते हैं? संतुलित रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुलित है। लेकिन सतह पर उपस्थित बाहरी कण, लेकिन सतह पर उपस्थित बाहरी कण जैसे कि बी चारों ओर से देखो, चारों ओर से नहीं घिरा हुआ, चारों ओर से किसी परमाणु या अणुओं से घिरे नहीं होते, घिरे नहीं रहते, और इनके बीच में असंतुलित आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण अधिशोषण होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरीके से अधिशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो कण स्थूल भाग में, जो कण अंदर है, उस पर संतुलित बल लग रहे हैं, और जो कण पृष्ठ पर है
उस पर कैसे बल लग रहा है, असंतुलित बल, इसीलिए वह क्या करता है, दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी सतह की ओर आकर्षित करने लगता है और हमें अधिशोषण की घटना प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी आप बोर्ड में से एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी है, उसके साथ साथ ये डायग्राम बनाकर आना है। और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है किसका है बेटा, अधिशोष्य का। किसका है ये, अधिशोष्य, क्योंकि अधिशोष्य तो अधिशोषक की सतह पर आके जुड़ता था, तो हम लोग कहते हैं अधिशोष्य का पार्टिकल है। और ये हमारा क्या था, अधिशोषक। देखो यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देगा एक्चुअली, नहीं तो आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा अधिशोषक, इसलिए मैंने अधिशोषक किधर लिख दिया था, साइड में। ठीक, चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। और आप लोग इसे पॉज करके इस थ्योरी को क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अधिशोषण के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्प्शन। ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। जब प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 ऊष्मागतिकीय कारक स्टडी करने होते हैं, जैसे डेल्टा एच, एक ऊष्मागतिकीय कारक हमारा डेल्टा एच, सेकंड वन है आपका डेल्टा एस और थर्ड वन है आपका डेल्टा जी। ठीक, डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी बेटा, क्या कहते हैं इसे, एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक, डेल्टा एस को हम लोग कहते हैं बेटा एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी। और डेल्टा जी को हम लोग कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक, इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। आइए, डेल्टा एच एंथैल्पी किस चीज को बताती है, एंथैल्पी हमेशा यह बताती है कि कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी प्रक्रम जो हो रहा है वह ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो पहले आप लोग ये चीज क्लियर कर लोगे कि अगर कहीं पर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी, अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, ऊष्मा अगर निकल रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। ठीक, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और अगर प्रक्रम ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी आपकी वह कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, कैसा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। और ऊष्माशोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। क्लियर है पॉइंट, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि अधिशोषण की अगर हम लोग बात करें तो अधिशोषण में किसी दूसरे पदार्थ के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर आकर क्या होते थे, जुड़ते थे। जब भी जुड़ते हैं और आकर्षण बल लगता है तो आकर्षण बल जब लगता है तो बंध का निर्माण होता है, और बंध निर्माण के दौरान ऊष्मा हमेशा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा अगर उत्सर्जित हो रही है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तो बताइए अधिशोषण के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि भाई अधिशोषण में कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ते हैं। जब कण आकर जुड़ेगा तो आकर्षण बल लग रहा है, और आकर्षण बल लगता है तो क्या हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है, और बंध निर्माण के दौरान ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित। और प्रक्रम हमारा कैसा हो जाता है बेटा, ऊष्माक्षेपी। और प्रक्रम अगर ऊष्माक्षेपी है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। और हम लोग जो समझते हैं वो किसके बारे में समझ रहे हैं, डेल्टा एस, एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में, एंट्रोपी। ठीक, देखिए एंट्रोपी क्या बताती है, एंट्रोपी हमें बताती है अनिश्चितता और निश्चितता के बारे में, कि कणों की निश्चितता बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कणों की जो स्वतंत्रता है, कणों की जो गति करने की स्वतंत्रता है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कणों की स्वतंत्रता, कणों की गति करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में कमी। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कण क्या कर रहे हैं, अधिक रेंडमनेस के साथ में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। रेंडमनेस बढ़ने का मतलब है आपकी स्वतंत्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी स्टेटमेंट लिखकर हम लोग केवल क्या लिख रहे हैं, स्वतंत्रता बढ़ती है, या फिर आप कहोगे रेंडमनेस बढ़ती है या फिर
गति बढ़ती है। मैं यहाँ पर रेंडमनेस लिख दे रहा हूँ, रेंडमनेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रेंडमनेस। मतलब जब गति बढ़ेगी तो रेंडमनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। रेंडमनेस मतलब अगर अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद कहीं और, उसके बाद कहीं और। क्यों? क्योंकि उसकी गति करने की स्वतंत्रता क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो रेंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता बढ़ती है। या फिर अब ऐसे को, जब कणों की स्वतंत्रता बढ़ती है तो हम लोग डेल्टा एस इक्वल टू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब कणों की स्वतंत्रता में कमी आती है तो हम लोग डेल्टा एस की वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलो, तो अब आप बताइए अधिशोषक में, ये हमारा अधिशोषक है और अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर आकर अधिशोष्य के कण, इसके कण, अधिशोष्य के कण जुड़ रहे हैं। तो जब अधिशोष्य के कण आकर इसकी सतह पर जुड़ रहे हैं तो इनके कणों की जो स्वतंत्रता है, अधिशोष्य के कणों की स्वतंत्रता है, वो बढ़ रही है या घट रही है? घटेगी, सीधी सी बात है। आकर जुड़ रहे हैं, जब आकर जुड़ रहे हैं तो स्वतंत्रता क्या हो रही है? घट रही है। और जब स्वतंत्रता घटती है तो हम लोग कहेंगे डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ये बात भी आपको समझ में आई कि हमारी एंट्रोपी अधिशोषण के लिए क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है, क्योंकि कणों की गति करने की स्वतंत्रता घटती है। ठीक, चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या रहता है? नेगेटिव। किसके लिए? अधिशोषण के लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा में किसकी इंफॉर्मेशन देती है? ये भी सीखना है। डेल्टा जी, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी हमें जो जानकारी देती है, यह बताती है कि कोई चीज स्वतः हो रही है या असवतः हो रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो प्रक्रम कैसे हो रहा है? स्वतः हो रहा है, प्रक्रम स्वतः होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रक्रम कैसे होगा? असवतः होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा बोल दो कि भाई अगर प्रक्रम असवतः हो रहा है तो आप डेल्टा जी की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। और अगर प्रक्रम स्वतः हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, या फिर सेब का पेड़ से नीचे की ओर गिरना, ये प्रक्रम कैसे है? स्वतः या असवतः? अपने आप गिर जा रहा है, मैंने गिरा करके। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे इन प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? बेटा नेगेटिव। ठीक, और अगर मैं बात करूं, पानी को हम लोग नीचे से किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ा है, तो नीचे से अगर ऊंचे स्थान पर हम लोग चढ़ाएंगे तो मुझे बेटा मोटर लगानी पड़ेगी, या फिर हो सकता है मुझे लेके जाना पड़े। तो मतलब वो प्रक्रम स्वतः नहीं हो रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। तो प्रक्रम कैसा हो गया बेटा? असवतः। और जब प्रक्रम असवतः होता है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। प्रक्रम जब असवतः होता है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आइए हम लोग किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? अधिशोषण से। तो हमें यहाँ पर समझना है कि अधिशोषण के लिए प्रक्रम स्वतः है या फिर असवतः है। तो देखिए, यह है अधिशोषक, अधिशोषक। और अधिशोष्य के कण वातावरण में घूम रहे हैं, रेंडमनेस के साथ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। जब ये घूम रहे हैं तो ये धीरे धीरे टहलते हुए अपने आप यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये कैसे जुड़ रहे हैं? स्वतः। इनको हम तो जोड़ नहीं रहे, कोई हमें कार्य तो करना नहीं पड़ रहा है। जब कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है तो स्वतः जुड़ रहे हैं, और स्वतः जुड़ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो ये तो बड़े मजेदार चीज आ गई यहाँ पे। जो इसका कंक्लूजन निकल के आया वो क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन कि अधिशोषण के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और यही हमारी अधिशोषण की क्या है? प्रॉपर्टी या फिर अधिशोषण के लक्षण। तो आपको जब बोर्ड में लिख के आना है तो बोर्ड में आपको इस तरीके से नहीं करना है एक्सप्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल किसके बारे में बताना था? नेगेटिव के बारे में। यहाँ मुझे डेल्टा एस पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसके बारे में बताना है? डेल्टा एस नेगेटिव के बारे में। यहाँ मुझे डेल्टा एच पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसके बारे में बताना था? केवल डेल्टा एच नेगेटिव। पर मैं इससे पहले आपको ये क्लियर करना चाहता था कि भाई डेल्टा एस, डेल्टा जी और डेल्टा एच किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब मैं आपको बोर्ड में आपको कैसे लिख के आना है वो यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आपको किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड में किस तरीके से लिख के आना है? अधिशोषण के लक्षण, प्रॉपर्टी ऑफ एडसॉर्प्शन।
देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, डेल्टा एच। तो बोर्ड में आप लोग लिख कर आओगे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो डेल्टा एच का मान कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बताइए नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे अतः डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा। क्लियर है पॉइंट। तो जब भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो उसके लिए डेल्टा एच का मान क्या लेते हैं, नेगेटिव, और जब ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है तो उसके लिए डेल्टा एच का मान क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव। ऊष्माक्षेपी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो हम लोग इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। ठीक, चलिए अब सेकंड पॉइंट में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था, डेल्टा एस। डेल्टा एस को हम लोग क्या कहते थे बेटा, एंट्रोपी। क्या कहते थे इसे, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी किस चीज को बताती थी कि कणों की स्वतंत्रता घट रही है या बढ़ रही है। और आपको पता है कि अधिशोषण में कण सतह पर आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जिससे उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। और डेल्टा एस का मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, अधिशोषण के दौरान कण सतह पर जुड़ते हैं। कण सतह पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिससे क्या होने लगता है, अतः मुक्त गति की स्वतंत्रता, जो मुक्त रूप से वो गति कर रहे थे उनकी वो स्वतंत्रता क्या होने लगती है, कम को हमने क्या लिखा है, उनकी मुक्त गति की स्वतंत्रता खोने के कारण डेल्टा एस मींस एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होगा। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट को किस तरीके से वहां लिख कर आओगे। और थर्ड पॉइंट में हमने किसके बारे में बात की थी, डेल्टा जी। और डेल्टा जी क्या होती है हमारी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या होती है बेटा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या बताती थी कि प्रक्रम स्वतः हो रहा है या अस्वतः। तो आप जैसा कि जानते हो अधिशोषण एक कैसा प्रक्रम था, स्वतः हो रहा था। तो हम लोगों ने लिखा है अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, अतः डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स वहां पर बोर्ड में लिखकर आने। और कंपटीशन में अगर आपसे पूछता है तो आपको एक बार में पूरा का पूरा लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। ये हमारा किसके लिए हो गया, कंपटीशन के लिए। तो आपसे वहां पे क्या बना देगा, ऑप्शन बना देगा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपसे पूछेगा अधिशोषण के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और डी ऑप्शन कर देगा नन ऑफ दीज। तुम्हारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। चलो तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। ठीक, चलिए